तो मुझे बताया था कि मेरे को फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले इन दोनों पर बोलना है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की कि कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि फातिमा शेख के बारे में तो मुझे बहुत मतलब इसी दरमियान पता चला, और सावित्रीबाई फुले के बारे में मुझे पता चला वर्धा नागपुर में। वहाँ मैं जॉब कर रही थी, तो मैं जिस हॉस्टल में रहती थी उस हॉस्टल का नाम था सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास। तो वहाँ पे 3 जनवरी को उनका जयंती मनाई गई। तो उनके बारे में थोड़ा सा पता चला कि जब वो पढ़ाने जाती थी जी। हाँ, तो उनके बारे में तभी पता चला कि जब वो भारत की पहली महिला शिक्षक हैं। कई लोग क्या मैं इसको अभी बता देती हूँ, महिला शिक्षिका बोलने से क्या थोड़ा फॉल्ट आता है, तो या तो शिक्षिका बोला जाए या महिला शिक्षक बोला जाए, वो ज़्यादा उचित रहेगा। तो तभी पता चला कि वो भारत की पहली महिला शिक्षक हैं और मराठी की आधुनिक काल की पहली या उस परंपरा की कवित्री हैं। तीसरा, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी रहीं और क्रांतिकारी रूप की सामाजिक कार्यकर्ता रहीं। अभी इस साल 9 जनवरी 2022 को गूगल कंपनी ने एक डूडल बनाया फातिमा शेख पर। तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ फातिमा शेख पे बात की जाए। डूडल बनाया तो लोगों को ध्यान आया कि फातिमा शेख भी सावित्रीबाई फुले के साथ जो स्कूल खोले गए थे उनमें अध्यापन का कार्य करती थी उसी समय। तो अब फातिमा शेख के बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं था। लोगों में बुद्धिजीवी भी थे, मीडिया के लोग भी थे, कवि लेखक सभी लोग शामिल हैं। आम जनता तो बहुत बाद में जान पाती है। तो उनका ये था कि अभी तक उनकी मृत्यु कब हुई थी वो तिथि भी अज्ञात है, और जो जन्म हुआ था जन्म की तिथि भी एक उसमें भी पूर्ण सहमति नहीं है कि यही उनकी जन्म तिथि है, उसमें भी दिक्कत है। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ महिला शिक्षा का जो उनका मिशन था उसमें पूरी तरह सहयोग किया। और उनकी जब मैंने उनके बारे में मैटर ढूंढना शुरू किया तो उनके बारे में कोई मैटर नहीं मिला, और एक किताब मिली हिंदी में। उस किताब में भी फातिमा शेख के बारे में तो बहुत कम तथ्य थे, ना के बराबर, पर तमाम उस समय की सावित्रीबाई फुले के स्कूल वगैरह से लेके जानकारियाँ थीं। तो फिर मैंने गूगल पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, ऐसा क्यों है, फातिमा शेख के बारे में मैटर क्यों नहीं है। तो मुझे जो समझ में आया वो ये कि फातिमा शेख सिर्फ शिक्षक थी, वो लेखन कार्य नहीं कर रही थी। उनकी रुचि सिर्फ आंदोलनों में भागीदारी की थी और सिर्फ पढ़ाने में थी, लेखन में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो इससे 2 बातें सामने निकल के आती हैं कि जो भी दबा कुचला वंचित वर्ग है उसका लिखना क्यों ज़रूरी है। उसका लिखना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर वो अपने बारे में नहीं लिखेंगे तो पूरे परिदृश्य से, इतिहास से वो गायब हो जाएंगे। जब आपके बारे में कोई तथ्य ही नहीं होगा तो लिखा क्या जाएगा। आपकी मृत्यु कब होती है नहीं पता, आपके माता पिता कौन थे नहीं पता, आप कहाँ रहती थी नहीं पता, आपने क्या कार्य किया सिर्फ इतना पता है, आप किस तरीके से किस कौशल से कार्य करती थी वो भी नहीं पता। तो इसीलिए एक जो आया कि फातिमा शेख के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर सावित्रीबाई फुले के बारे में तब भी अच्छे खासे तथ्य हैं, उन पे काम किया जा सकता है, काम हुआ भी है। अनीता भारती ने, रजनी तिलक ने, डॉक्टर सिद्धार्थ ने और भी कई लोगों ने सावित्रीबाई फुले पे काम किया है। पर फातिमा शेख पे लोगों ने कोशिश की, फिर भी काम इसलिए नहीं कर पाया कि फातिमा शेख अपने बारे में कुछ नहीं लिख रही थी और उनके समय के लोग उनके बारे में कुछ नहीं लिख रहे थे। ये 2 वजह हैं। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि चलो गूगल कंपनी ने डूडल बना के फातिमा शेख की 191वीं जयंती पर उनको याद किया, तो क्या हम लोग गूगल कंपनी से भी गए गुजरे हैं। हम लोग ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं, उसमें नायक नायिका चुनते हैं, कल्पना का सहारा लेते हैं, तो हमने ना तो उन पर किसी तरह का कोई काल्पनिक रचना कर्म किया, ना कोई तथ्यात्मक तो करना ही क्या, मतलब कुछ भी उनके बारे में किया नहीं है। और मतलब ये कितनी शर्म की बात है कि एक पहली मुस्लिम महिला शिक्षक के बारे में लोग जानते तक नहीं हैं, उनको मतलब बहुत दिनों बाद
जो पढ़ते हैं, जो महिला शिक्षण के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं उनको पता है, जो महिला आंदोलन से जुड़े हैं उनको भी नहीं पता है। मतलब फातिमा शेख के बारे में एकदम से पता चला है 2022 में। ये कितनी शर्म की बात है हम सब के लिए। और हाँ, भारत की पहली महिला शिक्षक थी। और सावित्रीबाई फुले जब अपने घर में रह रही थी उनके अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ, तो उनके सामाजिक कार्यों को लेके ब्राह्मणवादी ताकतें उनका लगातार विरोध कर रही थी। उनके जो पिताजी थे गोविंद राव, उनको भी बार प्रेशर दिया जा रहा था, दबाव दिया जा रहा था कि आप अपने बेटे को इस काम से हटाइए। और वो खुद तो कर रहा है, अपनी वाइफ को भी ले जा रहा है काम में, तो आप इसको रोकिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि आप ये काम तुम करोगे नहीं तो इस घर में रह सकते हो, नहीं तो तुम इस घर से जाओ। तो ज्योतिबा फुले उसी समय जैसी स्थिति में थे, अपनी वाइफ पत्नी को कहा कि चलोगी मेरे साथ, और वो चले गए। जब वो वहाँ से गए तो फिर वो अपने एक मित्र के यहाँ गए, उनके मित्र से बातचीत होगी। उनका नाम था उस्मान शेख। उस्मान शेख फातिमा शेख के भाई थे। ये भाई बहन की एक ऐसी जोड़ी है जो कहीं देखने को नहीं मिलती है। पति पत्नी की जोड़ियाँ देखने को मिलती हैं, मित्रों की जोड़ियाँ देखने को मिलती हैं, पर वो भी एक ऐसे कट्टर समाज से। हम जब पुराने 100 मतलब लगभग 200 साल पहले जा रहे हैं, तो एक भाई बहन की ऐसी हमें जोड़ी दिख रही है जो समाज के लिए काम कर रही है और बिल्कुल भी आत्ममुग्धता और तमाम किसी चीज़ की शिकार नहीं है। अगर वो होती तो कुछ लिख रही होती, क्योंकि उस समय स्त्रियों को लिखने के लिए लोग प्रोत्साहित कर रहे थे। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इस तरह की बात, तो लोग लगातार लिख रहे थे। तब उस समय उन्होंने इस तरह से अपने बारे में नहीं लिखा। तो ये पता चलता है कि वो अपने काम के प्रति कितनी समर्पित थी, अपने शिक्षण कार्य के प्रति। शिक्षक 2 तरह के होते हैं, हिंदी में तो 2 ही तरह के होते हैं, बाकी विषयों का मुझे पता नहीं। एक तो जो हिंदी में पढ़ाते भी हैं और हिंदी में लिखते भी हैं, और दूसरे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाते हैं। तो फातिमा शेख दूसरे तरह की टीचर थी, मतलब फुल टाइम टीचर, तो सिर्फ पढ़ाती थी। तो जब ये उनके घर गए, उस्मान शेख के घर, तो उस्मान शेख ने उन्हें अपना रहने के लिए घर दिया कि आप यहीं रुक जाओ, और सामान भी दिया। और फिर उन्होंने निर्णय किया कि यहीं घर में ही एक स्कूल खोला जाए, और उन्होंने एक प्रौढ़ शिक्षक केंद्र की स्थापना की अपने घर में रह के। और वो स्कूल चलता था रात में, रात्रिकालीन स्कूल था, और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ पढ़ते थे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को एजुकेशन की शुरुआत भी कर रही है। मगर आज प्रौढ़ शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में और को एजुकेशन के किसी भी हिस्टोरिकल बयान में या कहीं भी सावित्रीबाई फुले, उस्मान शेख, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख का जिक्र नहीं है। ये सब क्या है? ये सब ये बताता है कि हम दलित वर्ग के साहित्य को, वंचित वर्ग के साहित्य को एक निम्न दृष्टि से देखने के शिकार हो गए हैं। हमें ये लगता है कि हमारा जो ग्रंथ है, या मैं मानती हूँ कि तुलसीदास बहुत बड़े कवि हैं, सूरदास बहुत बड़े कवि हैं, मगर सिर्फ ये कह देना कि भारत का सबसे महान ग्रंथ ये है, ये उन तमाम लोगों की परंपरा के साथ पक्षपात करना है जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किए। ज्योतिबा फुले की जो किताब है गुलामगिरी, वो क्या कम महत्वपूर्ण है? एक तरफ लोग प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ इतिहास में जो प्रगतिशील परंपरा की किताबें हैं उनको याद नहीं करते, इंटरव्यू में उनके बारे में बोलते नहीं हैं, या फिर बोलेंगे तो इस तरह के बयान आएंगे उनमें क्या थोड़े शब्द ठीक नहीं है, भाषा ठीक नहीं है। आप सोचिए, वो वर्ग जो इतने सालों से शिक्षा से वंचित है, उसकी भाषा एकदम से उत्कृष्ट कैसे हो जाएगी, संस्कृतनिष्ठ कैसे हो जाएगी? अगर कोई व्यक्ति झाड़ू पोंछा का काम कर रहा है या और उसका एक शिक्षण कार्य कर रहा है, उसकी भाषा में फ़र्क होगा, और आप इस फ़र्क के नहीं समझेंगे तो उस फ़र्क को कौन समझेगा? तो सबसे पहले तो ये कर्तव्य है बुद्धिजीवी वर्ग का कि वो उनके इतिहास को न केवल समझें बल्कि उन्हें दर्ज करें, बार बार उनकी बात करें। और मैं जो फातिमा शेख का लिखने पे जो बात आई थी कि औरतों ने नहीं लिखा इसलिए वो गायब हो गई, तो उसका ये है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, आज मैं लिख रही हूँ, तमाम औरतें लिख रही हैं, तमाम दूसरे वर्ग के लोग लिख रहे हैं, वो आज का लिखा कला भी है और इसके साथ साथ वो समय का दस्तावेज भी है।
तो अगर कोई अपने बारे में जानकारी छोड़ता उस समय तो वो हमें दस्तावेज मिलते हैं, उसके सारे हम एनालिसिस विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको कोई डाटा नहीं मिलता तो आपको बहुत दिक्कत आती है। और इसके बाद मैं सावित्रीबाई फुले शुरुआत करती हूँ। तो मुझे बड़ा दुख है कि फातिमा शेख पे मैं सिर्फ इतना ही पता कर पाई। अब आते हैं सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले बहुत दिनों तक उनको लोग मानते रहे कि वो ज्योतिबा फुले की पत्नी के रूप में, अनुगामिनी के रूप में वो जानी जाती रही। फिर जब धीरे धीरे लोगों ने उन्हें जानना शुरू किया, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो महसूस किया कि उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व भी था। ये सच है कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का रिश्ता बहुत अच्छा था और वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, पर यह भी सच है कि दोनों का स्वतंत्र व्यक्तित्व था। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि दो लोग अगर प्रेम में हों, अच्छे संबंध में हों, तो वो ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे के व्यक्तित्व को, वो सहयोग करते हैं और फिर एक दूसरे का स्वतंत्र व्यक्तित्व उभर के आता है। तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व उभर के आया। सावित्रीबाई फुले मराठी की कवित्री भी थी, मराठी में कविताएं लिख रही थी, और ज्योतिबा फुले मराठी में गद्य लिख रहे थे। दोनों लोग उस समय लिख रहे थे, दोनों लोग सामाजिक कार्य कर रहे थे, आंदोलन और उस समय की जो समस्याएं थीं, जो पुनर्जागरण का एक समय था, उससे भी जूझ रहे थे। तो इस तरह से उनके काम भी चल रहे थे और वो बेसिक जो होता है ना, आधार सुधार करने की, सुधार नहीं बदलाव कहना ज़्यादा उचित रहेगा, बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे। तो पुनर्जागरण के हम लोग दो केंद्र पढ़ते रहे हैं इतिहास में, एक तो बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र। बंगाल में जो पुनर्जागरण के जो नायक थे वो ज़्यादातर सवर्ण थे, और शायद सवर्ण होने के कारण उनका रुख थोड़ा सा सुधारवादी था। और जब वही आंदोलन महाराष्ट्र में चलता है तो उसका रुख एकदम सुधारवादी नहीं होता, वो एकदम से क्रांतिकारी और रेडिकल रुख का आंदोलन होता है, क्योंकि उसका मूल्यांकन कौन कर रहे थे? दलित वर्ग कर रहा था। आप सुधार की गुंजाइश तभी तक रखते जब आप एक कमरे में रह सकते हैं, जब आप एक कमरे में नहीं रह सकते तो फिर बदलाव की गुंजाइश बचती। और शायद इतना बड़ा दलित आंदोलन महाराष्ट्र में इसीलिए देखने को आया कि वहाँ वो पेशवा के जो जुल्म थे उससे इतने दबे, इतना बुरा उनका हाल हो गया था कि सावित्रीबाई फुले ने नीग्रो से उनकी तुलना की है कि थॉमस क्लार्कसन करके थे जो 18वीं शताब्दी में, उनकी जब उन्होंने बायोग्राफी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ के नीग्रो के लिए तो मुक्ति का कानून आ गया, पर यहाँ के नीग्रो के लिए, यानी यहाँ की स्त्रियों के लिए और यहाँ के दलितों के लिए अभी कानून आया नहीं है। और वो एक अंग्रेजी उस समय की जो सरकार थी उसकी तरफ बड़ी सकारात्मक दृष्टि रखती थी इसको लेके कि इनके आने से शायद वो बदलाव या वो देखने को मिले, क्योंकि पेशवाओं के समय तो बहुत बुरा हाल था, वो हम सब ने पढ़ा है, उसका जिक्र मैं उचित भी नहीं समझ रही हूँ इस समय करना। इतना बुरा हाल था कि उनको मनुष्य ही नहीं माना जा रहा था। तो सावित्रीबाई फुले का जो जन्म हुआ वो महाराष्ट्र के एक सतारा जिला है महाराष्ट्र में, उसमें एक नायगांव करके है, उसमें उनका जन्म हुआ, सभी लोग जानते हैं। 3 जनवरी 1831 को 1831 में उनका जन्म हुआ सावित्रीबाई फुले का। और ये बचपन से वो कहते हैं ना, मतलब इंटेलिजेंट थी, बढ़िया तैराक थी, उस समय के जैसे बच्चे होते हैं, बढ़िया वो करना, क्या बोलते हैं उसको, तीरंदाजी कहते हैं कुछ, गुलेल खेलना ये तमाम। उस समय बच्चों को पढ़ाने का, खासकर और लड़कियों को पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो उनकी जो माँ थी उनका नाम था लक्ष्मीबाई, और पिताजी थे उनके कुछ खंडोजी नेवसे पाटिल करके उनके पिताजी का नाम था। वो माली थे अपनी जाति से, और गांव में उनकी बहुत अच्छी वो थी हैसियत कह सकते कि बहुत पाटिल कहते थे और उनको लोग मानते थे। तो उनकी ये पुत्री थी और इनके 3 भाई थे छोटे, इनसे ये सबसे बड़ी थी, बड़ी लाडली थी। तो अपने पिताजी के साथ ये भी खेतों में काम वगैरह करती थी। और एक बार क्या हुआ कि ये एक मेला घूमने जा रही थी, तो वहाँ पे मिशनरी लोग बैठे थे और वो बाइबिल बांट रहे थे।
तो सावित्री बाई फुले वहाँ पे जलेबी वगैरह कुछ ऐसा कुछ खानी थी पैकेट में लेके, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे चलते हुए मत खाओ, घर पे बैठ के खाना, यहाँ पे बैठ के खाओ, चलते हुए मत खाओ। फिर उन्होंने उनको एक किताब दी कि इसको ले जाओ, इसको अगर पढ़ ना सको तो इसे तुम इसके चित्रों को देख लेना। तो ये अपने घर आई, घर में ये आई तो उनके साथ सूचना भी आ गई कि तुम्हारी लड़की तो भ्रष्ट हो गई, और उस ईसाइयों की किताब ले आई जाके। तो उनके पिताजी बहुत नाराज़ हुए, बोले तूने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया और तेरी तो शादी कर देनी चाहिए इस तरह से। और उठा के उनकी वो खाने का कुछ ले आई थी, उन्होंने खाने का भी कुछ पैकेट दिया था, वही फेंक दिया और उनकी किताब भी फेंक दी। अब हुआ ये कि सावित्री बाई फुले के मन में बड़ा वो आया कि मैं पढ़ नहीं सकती, इसमें क्या है, मैं देख नहीं पाई, मेरे पिताजी ने ऐसा कर दिया। तो उन्होंने जहाँ वो फेंकी दी कचड़े के ढेर में, वहाँ से वो किताब लाई और छिपा के रख ली। तो पता चलता कि पढ़ने की जिज्ञासा उनमें थी बचपन से, बेशक वो उस समय नहीं पढ़ पाई। फिर हुआ ये कि उस समय बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, लड़कियों की खासकर 6-7 साल में। अब सावित्री बाई फुले की उम्र हो रही थी 9 साल, तो वो लेट हो रही थी उस समय के हिसाब से। तो उनकी शादी की गई तो उनको देखने वाले आए। तो पुणे से बैलगाड़ी में बैठ के ज्योतिबा फुले के पिताजी, बड़े भाई और उनकी एक मौसेरी बहन थी सगुड़ा बाई, जो विधवा थी, जिनका नाम है सगुड़ा बाई क्षीरसागर, तो वो भी आई उन्हें देखने। वो बगल के गांव में वो थी। वो तीनों लोग उन्हें देखने तय हो गए और इस तरह सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले का विवाह हो गया। अब हुआ ये कि जो ज्योतिबा फुले के जो पिताजी थे वो मुझे लगता है कान के कच्चे थे या बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे। उन्होंने क्या किया, लोगों ने उनसे कहा कि तो आप लोग तो माली हैं, आपका तो काम ये है, आप क्या इसको पढ़ा रहे हैं। तो वो एक मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, उनके पिताजी ने वो उनकी पढ़ाई छुड़वा के उनको भी अपने साथ खेतों के काम लाए। वो भी फूलों का व्यवसाय करते थे, फूले ऐसे पेशवा ने फूले की पदवी दे दी थी और उस समय बहुत अच्छा माना जाता था उनकी जाति समाज में। जैसे हमारे भारतीय समाज में सीढ़ी दर से जातिवाद है, तो उस समय की वो अपने आप को समझते थे कि मेरे से भी नीचे कुछ जाति वाले, मैं उनसे ऊपर हूँ, ये वाली स्थिति थी। तो उन्होंने पढ़ाई वगैरह छुड़वा दी। अब वो अपने घर पे बैठ के काम वाम करने लगे, खेतों वगैरह का। शादी करके सावित्री बाई भी आ गई, फिर इनका वो हो गया तो अपने मायके चली गई, गौना नहीं हुआ था। तो इनका जो ज्योतिबा फुले था, इनका जो लगाव था अपनी मौसेरी बहन, जो विधवा बहन थी सगुणा बाई क्षीरसागर से था। सगुणा बाई क्या है, एक मिशनरी स्कूल में काम करती थी, आवासीय स्कूल था शायद, और वो अंग्रेज़ों की जो मानवीय शिक्षा पद्धति थी, आधुनिक शिक्षा पद्धति थी, उससे बड़ी प्रभावित थी और वो लगातार प्रेरित करती रहती थी। और वो उनको आऊ कहते थे, आऊ माने माँ होता है, पर वो बहन थी। कई किताबों में बुआ भी बताया गया है या कुछ और, पर 2-4 किताबों से निकल के आया कि वो मौसेरी बहनी थी। तो उनके यहाँ जाते थे, खाना वाना खाते थे, वो उन्हें प्रेरित करती थी कि तुम पढ़ो और ये वगैरह। तो इस तरह से 1843 में ज्योतिबा फुले का फिर से मिशनरी स्कूल में एडमिशन हो गया। अब जब वो वहाँ गए, अच्छा जो सगुणा बाई थी उनकी जो जहाँ वो काम करती थी स्कूल में, तो वहाँ अंग्रेजी बातचीत का वो था, तो वो बोलना सीख गई थी, अंग्रेजी पढ़ नहीं पाती थी और थोड़ा सा उन्हें जानकारी हो गई थी, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था, पर अंग्रेजी बोल लेती थी वो। तो उन्होंने अपने इनको ज्योतिबा फुले को एडमिशन करा दिया 1843 में, स्कूल में फिर से गए, फिर से पढ़ने गए। तो वहाँ जब उन्होंने पढ़ा तो इनके मन में आया कि क्यों ना ये किताबें आऊ पढ़ें, सगुणा बाई पढ़ें, है ना, और क्यों ना ये सावित्री भी इन किताबों को पढ़े तो कितना अच्छा रहे। तो जब ये लौट के आए, मतलब उसी के साथ उन्होंने सावित्री बाई फुले और सगुणा बाई को पढ़ाना शुरू किया। तो इस तरह से उनके घर पे खेतों में काम करने जाते वहीं पढ़ाते थे। पहला स्कूल, जो ऐसे नहीं है कि पहला स्कूल हो, वो वही उनकी स्टूडेंट बनी, उनकी जो वाइफ थी और उनकी जो मौसेरी बहन थी उनकी पहली स्टूडेंट बनी। इस तरह से कुछ किताबों में ऐसा पता चलता है कि फातिमा शेख भी उनकी स्टूडेंट बनी, पर ऐसा कन्फर्म नहीं है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो दोनों लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो ज्योतिबा फुले ने उस परंपरा की नींव डाल दी जहाँ व्यक्ति खुद सीख भी रहा होता है और सिखा भी रहा होता है। मतलब वो दोनों काम कर रहे थे, एक जगह पे वो सीख रहे थे और दूसरी जगह पे सिखा रहे थे। तो जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की और 47 में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, और वो उनके एक दोस्त थे तात्या साहब भिड़े करके ब्राह्मण थे, उनके घर में एक बाड़े में एक स्कूल खोला गया। और इस स्कूल के लिए ज्योतिबा फुले को कोई टीचर नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई ब्राह्मण अछूत बच्चों के लिए खोले गए स्कूल में
पढ़ाने को तैयार नहीं था, बहुत विरोध हो रहा था उस समय। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि मेरे घर में ही 2 लोग हैं, इनको ही क्यों ना पढ़ाया जाए, सगुणाबाई और सावित्रीबाई फुले को। तो सावित्रीबाई फुले और सगुणाबाई उस स्कूल में टीचर हो गई। अच्छा, वो टीचर क्यों हुई, उससे पहले की एक घटना ये है कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे ज्योतिबा फुले, उस स्कूल में एक मिसेस रिचेल करके थी। उन्होंने क्या किया, फातिमा शेख को, सावित्रीबाई फुले को, ये लोग पुणे में थे, को टीचिंग का वो जो प्रशिक्षण होता है वो वाला कोर्स करा दिया कि वहाँ से ये लोग, वहाँ इन लोगों की दोस्ती हो गई, फातिमा शेख की और सावित्रीबाई फुले की। मैं जो बता रही हूँ अलग अलग किताबों से ज्ञात सूत्रों के हिसाब से बता रही हूँ, हो सकता है कुछ स्रोत में गड़बड़ी हो तो हो सकता है, क्योंकि 200 साल पुरानी चीज़ें कितनी। हाँ, तो वहाँ पे दोनों की दोस्ती हो गई। तो जो इन्होंने सोचा कि दिमाग में इनको ही टीचर क्यों ना बनाया जाए, तो टीचर बना दिया गया। तो इस स्कूल में हम लोग सोचते हैं कि 2 टीचर थी, 2 नहीं थे, असल में 3 टीचर थी, सगुणाबाई, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, तीनों उस स्कूल में पढ़ा रही थी। अब आप देखिए, हमें हमेशा बाइनरी में ही इतिहास बताया जाता है, ऐसी कोशिश की जाती है। ज्योतिबा फुले के बहुत सारे जो ब्राह्मण दोस्त थे वो उनकी मदद कर रहे थे उस समय। जो पुणे में जो बुधवार पाठागार की जो स्कूल खोला गया था पहला बाड़े में, वो तात्या साहब वो ब्राह्मण थे, और उसमें जिन लड़कियों ने एडमिशन लिया उनमें से 10 लड़कियां ब्राह्मण थीं और 6 लड़कियां मराठा थीं। यानी इससे पता चल रहा है कि उस समय बहुत सारे जो ब्राह्मण बुद्धिजीवी थे, जो प्रगतिशील रुझान रखते थे, वो सहयोग कर रहे थे। पर इतिहास हमें बाइनरी में सिखाया जाता है, बाइनरी में समझाया जाता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते इस चीज़ को। कितने सारे लोग होते हैं वो किसी व्यक्ति का सहयोग करते हैं, ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बनाते भी हैं, आपका सहयोग करते हैं। तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जब उस स्कूल में पढ़ाने आती थी, तो उनके साथ वही जो सब लोगों, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि गंदे गंदे लफ्ज़ बोले जाते थे, बुरा। उस समय पढ़ने को बहुत नित्य कष्ट, बहुत खराब, औरतों के लिए खास करके ऐसा लग रहा था कि इनको एक गलत रास्ते पे चलाने की वो चीज़ है, ये कर रहे हैं, तो बहुत बुरा माना जाता था। तो गोबर ट्रोल, हाँ, उस समय की ट्रोलिंग है। तो कुछ ना कुछ बोलना, पत्थर फेंकना, ये गोबर फेंकना, जो भी था। तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले क्या करती थी, एक साड़ी और लेके जाती थी और वहाँ जाके एक साड़ी बदल लेती थी और फिर इस तरीके से पढ़ा रही थी। वो तीनों लोग अपने काम में लगी हुई थी, सगुणाबाई भी पढ़ा रही थी, तो तीनों लोग पढ़ा रही थी, चल रहा था। अब ब्राह्मणों ने, जिस ब्राह्मण ने जगह दी थी, जो तात्या साहब भिड़े करके थे, उनका भी विरोध करना शुरू किया अपने समाज से कि तुम वहाँ दलित और ब्राह्मणों को साथ साथ पढ़ा रहे हो। उन लोगों का विरोध करना समाज से ही शुरू हो गया और इधर से गोविंद राव भी विरोध करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो जाति व्यवस्था है, जो सीढ़ी क्रम में है, उसमें क्या है कि माली सोचता है कि मैं तो चमार और उससे ऊंचा हूँ, मैं मंग महार गड़रिया कौन कौन से वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे और हम तो उससे ऊंचे हैं। और ब्राह्मण सोचता है मैं माली से ऊंचा हूँ। तो ये जो थी वो गोविंद राव को ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही थी, या उन्हें अपने बेटे को, अपनी बहू को, कि उसको रोका जाए पढ़ाने से। और उधर उनके ब्राह्मण जो दोस्त थे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। तो ये इस तरह से बहुत विरोध देखने को आया उस समय। मगर उस समय की जो सत्ता थी, अंग्रेजी सत्ता, उसका सहयोग था, मिशनरियों का सहयोग था। अगर सहयोग नहीं होता तो 18 स्कूल नहीं खोले जा सकते थे। तो ये भी है उस समय की सत्ता का, चीज़ों का। उस समय विधवा विवाह का चलन नहीं था, अभी भी नहीं है बहुत सारी जगह पे। और सती प्रथा थी, उस पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी, तो भी सती प्रथा चल रही थी। खरीदारी चल रही थी, गुलामों की खरीद फरोख्त चल रही थी, औरतों को बेचा जा रहा था। और कई बार अंग्रेज सैनिकों के लिए और खरीदी जाती थी वो औरतें, और उन्होंने ही रोक लगाई थी। तो एक ऐसा पूरा समय देखने को मिल रहा है जिसमें अंग्रेज कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं तोड़ भी रहे थे समाज को। पर निश्चित है जो वंचित वर्ग था, जो पूरी तरीके से दबा वर्ग था, उसको उभरने का मौका भी मिल रहा था इस समय। तो ये जो स्कूल, पहला स्कूल खोला
उसके बाद उनके पिताजी ने जब घर से निकाल दिया तो उस्मान शेख के यहाँ रहे, और उस्मान शेख के यहाँ पे दूसरा स्कूल वहाँ पे खोला, प्रौढ़ शिक्षा रात्रिकालीन, जिसमें अब इन्होंने क्या किया, जो स्कूल में पढ़ती थी, जिसमें मैंने कुछ डाटा लिखा है कि कौन बच्चे पढ़ रहे थे, तो जो पहली पाठशाला थी उसमें 25 बच्चों की संख्या हो गई थी साल के अंत तक आते आते, जिसमें 10 ब्राह्मण बच्चे थे, यानी उनके ब्राह्मण दोस्तों के बच्चे थे। 6 मराठा बच्चे थे, 2 चमार, 2 महार, 1 मातंग, 1 गडरिया, 1 जुलाहा, 1 सालवी और 1 माली। अब आप देखिए, अछूत स्कूल करके ये खोला गया कन्या स्कूल, मगर उसमें संख्या किनकी ज़्यादा है? ब्राह्मण जो लड़कियां थी उनकी संख्या ज़्यादा थी। ज़्यादा संख्या होने के भी वही कारण है कि एक तो वर्ग इतना गरीब था, दूसरा शिक्षित भी, तो वो अपने बच्चों को सोच रहे थे कि हम जाएंगे तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे या फिर क्या करेंगे पढ़ा के। और लगातार विरोध का वातावरण भी था, समाज की तरफ से भी विरोध आ रहा था कि ये गलत कर रहे हो आप, महार को, मातंग को पढ़ाया जा रहा है इस स्कूल में, ये तो गलत है। कितनी छुआछूत होगी 200 साल पहले, सोचा ही जा सकता है, अभी जब ये हम देख रहे हैं अपने सामने। तो इस तरह से दूसरा स्कूल भी वहाँ पे खोला गया। उसके साथ क्या हुआ कि फातिमा, ये जो सावित्रीबाई फुले थी, इनके कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, मतलब हुए नहीं थे या जो भी कुछ है, बच्चा नहीं था, और ज्योतिबा फुले के भी तो इनके जो पिताजी की तरफ से या लोगों की तरफ से एक दबाव आने लगा, और वो दबाव इतना आने लगा कि जो ज्योतिबा फुले के ससुर जी थे वो भी अपने दमाद से कहने लगे कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि दूसरी शादी तो मैं कर लूँगा, पर हो सकता है कि कभी मुझ में हो, तो आप सावित्री को भी अनुमति दो दूसरी शादी करने का। तो आप देखिए ना कितना क्रांतिकारी उन्होंने उस समय वाक्य बोला। तो उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात, कैसी बातें कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा बात तो एकदम तर्कयुक्त है भाई, जब बच्चा ना होने के जब दोनों ही कारण हो सकते हैं तो अनुमति भी दोनों को ही मिलनी चाहिए। तो ये वाक्य रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक काशीबाई करके कैरेक्टर से सामना होता है, जिसके बारे में अलग अलग किंवदंती सुनने को मिल रही हैं कि उनका ज्योतिबा फुले कहीं जा रहे थे तो उनकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जो प्रेग्नेंट थी, विधवा थी, और जो आत्महत्या करने जा रही थी। तो उन्होंने उसको रोका, कहाँ जा रही हो, मत, हम तुम्हारे बच्चे की हम जचकी करवाएंगे और मरो मत, ये गलत है। एक ये कहानी देखने को मिलती है कि उनके एक ब्राह्मण दोस्त थे, उनकी ये विधवा थी, घर में इनके साथ कुछ शोषण हुआ या इनकी सहमति से कोई संबंध बने, वो गर्भवती हो गई। ये जो हमारा वो आता है एक भारत एक खोज, उसमें भी कुछ इस तरह का दिखाया गया था। तो इस तरीके से बाल हत्या प्रतिबंध केंद्र की शुरुआत हुई, विधवाओं के सहयोग ऐसा बना। एक ये भी किस्सा देखने को आता है। एक ये आता है कि एक औरत थी, उसका नाम काशीबाई था, तो वो गर्भवती हो गई। उसके बाद उसने अपने बच्चे की हत्या कर दी कुएं में फेंक के, और फिर उसे कैद हो गई, उम्र कैद हो गई या उसकी भी हत्या कर दी गई। इस एक तरह प्रकरण, ये 2-3 प्रकरण देखने को आते हैं। तो कुल मिला के कोई ना कोई एक काशीबाई थी, और वो काशीबाई का एक बच्चा ज्योतिबा फुले ने बाद में गोद भी लिया, सावित्रीबाई फुले ने। उसका नाम था यशवंत, और वो डॉक्टर बनाया इन्होंने, बाकायदा उनको गोद लिया उसको। तो इस तरीके से इसी प्रकरण के आसपास रहते हुए इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक केंद्र की स्थापना की, और इस केंद्र की शुरुआत भी उस्मान शेख के घर से हुई। उन्होंने अच्छा खासा ठीक ठाक उनके पास जगह होगी, जो भी होगा, इस केंद्र की शुरुआत हुई, वहाँ ये खोला गया। इसमें क्या था कि जो उस समय विधवाएं थीं, विधवाएं ज़्यादातर ब्राह्मण थीं, क्योंकि और समाज में दोबारा विवाह की परमिशन थी, पर ब्राह्मण वर्ग में ऐसा था कि विवाह की परमिशन नहीं थी, और ज़्यादातर अनमेल उस समय विवाह हो जाते थे, तो उम्र कम थी तो पति इस वजह से मर जाते थे और विधवा हो जाती थी। और विधवा इतना खौफ था कि मतलब सब डर के रहते थे कि विधवा ना हो जाए, कहीं पढ़ोगी तो विधवा हो जाओगी, इस तरह की बातें थी। और जब वो विधवा हो जाती थी तो उसका पूरी तरह बाल हटा दिए जाते थे, कुरूप जैसी उसको शक्ल दे दी जाती, ताकि कोई आकर्षण का कोई ऐसा चैप्टर ना बने आगे चल के कि कोई इसकी तरफ आकर्षित हो, या ये इसकी तरफ, वो श्रृंगार विहीन कर दिया जाता था। बहुत उन्होंने जिक्र किया कि उस समय जो सबसे बुरी स्थिति थी वो ब्राह्मण विधवाओं की थी। तो उन्होंने अपने घर वो लगा दिया था, जो बाल हत्या प्रतिबंध कहते कि इसमें कोई भी विधवा आ सकती है और आके अपना
बच्चा इसमें जचकी वगैरह करा के अपना बच्चा देगी, यहाँ से जा भी सकती है, यहाँ रह भी सकती है। और बाद में फिर एक अनाथ आश्रम की स्थापना भी की। तो शिक्षण के अलावा बहुत सारे काम जो उन्होंने किए, उसमें पहला एक महत्वपूर्ण काम, दूसरा एक ये भी था कि उन्होंने विधवाओं का सहयोग किया उस समय। और जो नाई समाज था उससे सावित्रीबाई फुले खुद मिली और उन्होंने उस पर भी डाला कि आप लोग ये जो मुंडन का काम है ये बंद कीजिए। तो उन्होंने कहा हम क्या खाएंगे, बंद कर देंगे, कि आप करिए, तो देखते हैं ब्राह्मण क्या खुद मुंडन करेंगे अपनी औरतों का। तो उस समय एक जिक्र किया, एक सुधारक थे उन्होंने, कि एक ब्राह्मण थे, पानसिक कुछ उनका नाम था, उनके घर में 57 विधवाएं थी। मतलब पूरा विधवा आश्रम, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, इसमें विधवा आश्रम खोल रखा था उन्होंने घर में। 57 विधवाएं थी। अब उन विधवाओं में बहुत सारी ऐसी होंगी जिन्होंने भागने की कोशिश की होगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जिनको मार भी दिया होगा, बहुत सारी ऐसी होंगी जिन्होंने अपने आप को उसी व्यवस्था में अपने आप को एडजस्ट कर लिया होगा। ये स्थिति थी, इतनी बुरी स्थिति थी। और वही सबका, अगर कोई विधवा बिना मुंडन करे मर गई तो मरते समय उसका मुंडन किया जाता था, तब उसका अंतिम संस्कार होता था। तो उसके लाश के साथ तो होता ही था, उसके जीवन के साथ तो होता ही था, उसके लाश के साथ भी ये ऐसी क्रूरता बरती जाती थी जिसको बताने में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद ऐसे करके 18 स्कूल की स्थापना हुई लगातार, कहीं किसी जगह पे, जिसमें सतारा में कुछ स्कूल खोले गए, कुछ गांव में, कुछ पुणे में, कुछ अहमदनगर में। सावित्रीबाई फूले के स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, उनका नाम था मुक्ताबाई। सालवे करके कहीं जिक्र हो रहा है, कहीं सिर्फ मुक्ताबाई लिखा है। तो एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। तो उस निबंध प्रतियोगिता में 11 साल की उस मुक्ताबाई ने जो निबंध लिखा, वो दस्तावेज की तरह आज भी पढ़ा जाता है। और कहते हैं अहमदाबाद की एक लाइब्रेरी है, उसमें है ये, उसको मराठी से अनुवाद भी हुआ हिंदी में, जिसमें उन्होंने मांग और मातंग की व्यथा, महार और मांग की व्यथा करके उसने वो शीर्षक दिया था। और तो आप मतलब इतने उसमें पड़ जाते हैं आश्चर्य में कि 11 साल की लड़की जिसकी खेलने की उम्र होगी, 11 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, वो इतनी चीज़ों को समझ रहा है और लिख रहा है, इस पीड़ा को लिख रहा है, तो क्या जुल्म हुए होंगे। उसने एक घटना का मतलब अनुभव का जिक्र किया है, जिसमें अगर कोई महार या मांग कुछ ऐसा कर देता था जो पेशवाओं को पसंद नहीं आता था, तो वो गर्दन काट देते थे और उस गर्दन को ही बॉल बना के खेलते थे, बैट तलवार से बॉल की तरह। और उसने जिक्र किया है कि वो शीशा पिघला के डाल के मार देते थे। और औरतों, जब प्रेग्नेंट औरतें होती थी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डॉक्टर उन्हें टच नहीं करे, इसलिए छूने नहीं आते थे। और गरीबी और लाचारी इतनी थी कि जो महार समाज था, वो जो गायों का खाल उतारता था, तो खाने को जब अकाल में कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो मरी हुई गायों का मांस खाते थे। और इस वजह से जो वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, वो ब्राह्मण वर्ग, इस वजह से उनसे कहता था कि ये लिए छूने की इसलिए काबिल नहीं। एक तर्क ये था कि ये गाय की, मरी हुई गाय का गौमांस खाते हैं। पर सवाल ये है कि कोई मरी हुई गाय का गौमांस क्यों खाएगा, कोई खराब खाना क्यों खाएगा। सीधे सीधे उससे निकल के आता है कि भाई अच्छा खाना जब उपलब्ध नहीं होता तब कोई खराब खाना खाता है। जैसे प्रेमचंद की बूढ़ी काकी जूठा खाना इसलिए चाट रही हैं क्योंकि इतनी सारी संपत्ति होने के बावजूद उनके हिस्से में अच्छा खाना, बिना जूठा खाना है ही नहीं है। तो फिर उनके पास विकल्प के रूप में जीवित रहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, यही बचता है। तो उसी विकल्प को व्यक्ति को मजबूरी में चुनना पड़ता है। तो ये इतना मुक्ता सालवे पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ उनका। और जो उस लड़की ने लिखा है वो बहुत तोड़ने वाला और बहुत सोचने वाला है। मतलब पूरी मुझे जितना मैंने पढ़ा उसमें मुझे इस तरह का प्रसंग, इस तरह की उसने ईश्वर से सवाल किया है कि आपने ईसाइयों के लिए बाइबल बनाई तो वो उसके अनुसार चलें, आपने मुसलमानों के लिए कुरान बनाई तो उसके अनुसार चलें, आपने ब्राह्मणों के लिए ग्रंथ बनाए वो उसके अनुसार, तो आप अब ये बताइए कि हम दलित किसके अनुसार चलें। जब आपने हमारे लिए कोई ग्रंथ ही नहीं बनाया तो फिर हम आपके ग्रंथों के हिसाब से क्यों चलें। फिर या तो आप एक ऐसा निर्माण कीजिए जिसमें इस तरह के धर्म ना हो, भेदभाव ना हो, या तो हिंदी धर्म को ऐसा बनाइए, या फिर आप ऐसा नहीं बना रहे तो फिर हमें छोड़ दीजिए, हम वो करेंगे। फिर हम कैसे आप पे विश्वास करें, ऐसा आपने क्या किया।
और एक तर्क ये भी देखने को आया कि ईसाई मिशनरी उस समय लगातार कोशिश कर रहे थे लोगों का ईसाईकरण करने की। तो दलित वर्ग की तरफ से सवाल है किताबों में कि ब्राह्मण वर्ग क्यों अपनी तरफ नहीं करना चाह रहा था उन्हें। आप भी तो उन्हें हिंदू बना के रख सकते थे। अब आप किसी को दोयम दर्जा दोगे और हिंदू धर्म में भी शामिल रखना चाहोगे तो कोई क्यों आपके धर्म में रहेगा। ईसाई उन्हें एजुकेट कर रहे थे, उन्हें धन दे रहे थे, उस समय कुछ उनके लिए बेहतर कर रहे थे। तो उन्हें जो उस समय धर्म कितना ज़रूरी था, अम्बेडकर ने बाद में बौद्ध धर्म ये तर्क के साथ ग्रहण किया कि धर्म के साथ मरने के लिए तो धर्म चाहिए। तो इतने समय जरूरी धर्म में कोई ईसाई क्यों ना बने। तो उस समय ईसाईकरण हो रहा था, बहुत सारे लोग ईसाई बन रहे थे। तो ये स्थिति थी। तो 1847 से 1856 तक जो 11 स्कूल खोले गए, उन स्कूलों को खोलने के दौरान बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। सहयोग करने वाले लोग में ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, ईसाई मिशनरी थे, ब्राह्मण बुद्धिजीवी थे, और जो विरोध करने वाले लोग थे उसमें ब्राह्मण वर्ग तो था ही और सावित्रीबाई फुले का समाज भी था। और क्यों था उसके पीछे दो तर्क हैं। एक तो वो मांग और मातंग और महार को बहुत निम्न दर्जे का अछूत समझते थे। दूसरा कारण वो इस बात से खफा थे, कुछ लोग, कुछ सहयोग थे कुछ लोग, कि ये लोग जिन ब्राह्मणों ने सताया है उन्हीं की विधवाओं के लिए आश्रम खोल रहे हैं। तो सावित्रीबाई फुले ने इसका ये तर्क दिया, बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो विधवा आई रही है सवर्ण वर्ग से, हमारे समाज में विधवा ही नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि उन्होंने हमारे साथ जो किया है हम उनके साथ क्यों करें। और स्त्री की और दलितों की गुलामी सिर्फ विवाह को छोड़ दिया जाए तो एक जैसी है। क्या? विवाह एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्त्रियां सवर्णों के बराबर आ जाती हैं। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो जितने हमें संस्कृत में, जितने हमें तमाम ग्रंथों में जो कथन मिलते हैं, जो श्लोक मिलते हैं, वो एक जैसे हैं लगभग। तो वो इस चीज़ को समझ रहे थे, आज के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए। सावित्रीबाई ने इस बात को इस तरह से कहा कि प्रेम भाव से ही घृणा की जीत होती है, घृणा के ऊपर प्रेम भाव से हम उसको जीत पाते हैं, घृणा से घृणा नहीं मरती। और घृणा भी किससे की जाए, हम उस व्यवस्था से घृणा करते हैं, ना कि उस व्यवस्था में जो वर्ग है उससे। ब्राह्मण जो विधवा है वो भी तो शोषित है, तो हम उस शोषित विधवा का सहयोग कर रहे हैं और ये एक सही काम है। और एक जो उनका जो विरोध कर रहे थे उस समय क्या था, राष्ट्रवादी विमर्श भी चल रहा था एक। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है बाल गंगाधर तिलक करके, जो हम सब लोग पढ़ते आए, सब लोग जानते हैं, उनके कामों को जानते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कर रहे थे और उसको वो विदेशी शिक्षा समझ रहे थे उस समय। और एक विमर्श था कि अगर ये स्कूल लगातार खोले गए स्त्रियों के लिए, गैर ब्राह्मणों के लिए, तो ये जो राष्ट्रवादी जो विचार है उसकी क्षति कर रहे हैं। इस तरह से बाल गंगाधर तिलक इस तर्क के साथ सावित्रीबाई फुले और ये ज्योतिबा फुले के आंदोलन में विरोध की भूमिका में थे। अच्छा, कुछ ब्राह्मण मित्र जो उनके सहयोग में थे वो बाद में विरोध में इसलिए चले गए जब उन्होंने गुलामगिरी लिख ली। गुलामगिरी में बहुत सारे लोग नाराज हो गए कि अरे तुमने ये क्या लिख दिया, ये तो तुमने बहुत गलत लिख दिया। तो गुलामगिरी के बाद बहुत सारे ब्राह्मण उनके मित्र थे वो नाराज ही हो गए उनसे। ये भारत एक खोज में भी एक दो दृश्य में ये दिखाया गया है। उसके बाद उन्होंने किसान मजदूरों के लिए भी एक रात्रिकालीन स्कूल खोला 1855 में और पीटीएम की शुरुआत की। बच्चे जो पढ़ने आते थे उनको वो लालच देती थी कि बेटा तुम पढ़ने आना, खिलौनों से खेलने को देती थी, उनके माता पिता से मिलने की कोशिश करती थी। और अगर उनके माता पिता पढ़े नहीं है तो उनको कहती तुम रात में पढ़ने आना। तो कई लोग जो उन्हें मारने आया था ज्योतिबा फुले को, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो बाद में उन्होंने कहा तुम क्यों मारे, तुम्हें क्या मिलेगा। उसने कहा हमें इतने रुपए मिलेंगे। बोले इससे क्या होगा, बोले कि ये है, बोले अगर तुम्हारे बच्चे एजुकेट हो जाएंगे, कुछ बन जाएंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो उनकी भी आई बुद्धि में बात तो सही है, तर्क। उसने कहा, ज्योतिबा फुले ने कहा कि आप ऐसा करो मुझे मार दो पर ये तर्क तो समझो। तो उन्हें समझ में आ गया, तो वो लोग भी पढ़ने आने लगे। तो इतना दिल से था वो काम, इतना मन से था, इतना वो था, कितनी लगन से उन्होंने काम किया। वो स्कूल की प्रिंसिपल थी। एक बार वो बीमार हो गई, अपने मायके चली गई तो जो फातिमा शेख थी उन्होंने पूरा स्कूल का संभाल लिया।
और ये जो पत्र लिखती थी ज्योतिबा फुले को, उन पत्रों के आधार पे फातिमा शेख के बारे में 1-2 लाइन पता चली है कि वो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाती थी और बहुत अच्छे से संभाली थी, उनका कौशल बहुत अच्छा था, उनकी रुचि बहुत अच्छी थी अध्यापन में, उन्हीं पत्रों से पता चली है। तो सावित्रीबाई फुले का जो परिवार था वो सबसे पहले उनकी जाति में जो विरोध में थे, सावित्रीबाई फुले का परिवार ही था, ससुराल पक्ष भी और मायका पक्ष भी। तो मायका पक्ष में उनके जो 3 भाई थे, उनमें उनके एक भाई थे वो सावित्रीबाई फुले को वो करते थे, वो बीमारी में अपने मायके में रहने गई थी कुछ दिन के लिए आराम के लिए, कि तुम्हारे पति और ये क्या कर रहे हैं, तुम उनको रोको, ये माली समाज के लिए ठीक नहीं है, ब्राह्मण हैं तो हैं और ये मांग और महार हमसे नीचे हैं, उनको क्यों पढ़ा रहे हो तुम लोग भ्रष्ट कर रहे हो, ये सही नहीं है, बाद में तुम लोग पछताओगे, तुम्हें कोई मार देगा, इस तरीके से। तो वो पत्रों में ये सारी चीज़ें लिखती थी और अपने भाई को तर्क भी देती थी कि बेटा भाई तुम कितने गलत हो, छोटे भाई थे उनके, तर्क भी देती थी। तो ऐसे ही पत्र में उन्होंने किस्सा लिखा है कि उनके गांव में एक ब्राह्मण का एक दलित लड़की से प्रेम प्रसंग हुआ और लोगों को पता चला। वो पहले जो ब्राह्मण था वो पूजा वगैरह कुछ करने आता था, तो सावित्रीबाई फुले ने उस ऑनर किलिंग को रोका अपनी तर्क, अपनी बुद्धि से। वो कितनी मतलब तर्क वाली थी, महिला थी, कि उन्होंने रोका, बोला कि तुमने अगर इनकी हत्या कर दी तो तुम्हें अंग्रेज सरकार पकड़ ले जाएगी और फिर तुम्हारे बच्चे और तुम रोटी के लिए हो जाओगे मोहताज, तो इन्हें छोड़ दो। तो सावित्रीबाई फुले की बात गाँव के लोगों को थोड़ी समझ में आई, तो उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम लोगों के गाँव से निकाला देते हैं। फिर सावित्रीबाई फुले ने अपने पति को पत्र लिखा कि मैं पुणे में 2 लोगों को भेज रही हूँ, इनको रहने की व्यवस्था करो। और ज्योतिबा फुले ने उस समय बिना मतलब कितना अच्छा लोगों दोनों के बीच कम्युनिकेशन था, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। फिर उन्होंने पत्र लिखा, सिर्फ उन्होंने पूछा नहीं कि ये भेज रही हूँ क्या करूँ, उन्होंने कहा कि आप इनकी व्यवस्था करो रहने की, और ज्योतिबा फुले ने उन दोनों की रहने की व्यवस्था कर दी। तो वो महिला की आप वो देखिए, सोच देखिए कि अपने समय से 191 साल कितने वो आगे थे, कितने लोगों में साहस है आज। एक होता है कहना, एक होता है करना। तो वो कर रही थी, जो वो कह रही थी, जो वो लिख रही थी, वो कर रही थी। बहुत सारे लोग एक आरोप लगाते हैं या एक कमी की तरह लेते हैं कि वो बड़ी पतिभक्त थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी सहूलियत हम एक समय में, हर समय का एक व्यक्ति की जब हम एनालिसिस करते, विश्लेषण करते, तो उससे समय से काट कर नहीं कर सकते, उस समय में ही किया जाएगा। जब कोई किसी को पढ़ा ही नहीं रहा था उस समय, तब एक पति टीचर बन के पढ़ाता है, तो वो जो पति भक्ति थी, क्या पता वो उनके अपने टीचर की वो थी, सम्मान था। भाई जो पति था वो दोस्त भी है, वो सहयोगी भी, वो प्रेमी भी है, वो टीचर भी है। तो ये जो पति भक्ति थी वो वाली पति भक्ति नहीं थी जो करवा चौथ में और तमाम त्योहारों में आरती करके की जाती। वो पति भक्ति अलग थी और वो समय में थी। मैं उसकी बहुत तारीफ नहीं कर रही कि वो पति भक्ति थी, वो अच्छी थी, मगर मैं बता रही हूँ कि उस समय में ज्योतिबा फुले जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति का उनका पति था। तो जो व्यक्ति सम्मान के काबिल होता है, वो चाहे हमारा पति हो, पिता हो या दुश्मन भी हो, हम उसका सम्मान करते हैं। और ज्योतिबा फुले वो ताकत थे, वो जो महाराष्ट्र का जो पूरा एक आंदोलन था, दलित आंदोलन, उसके वो अगुवाई करने वाले लीडर थे। तो उनका सम्मान उस समय सभी लोग कर रहे थे। और सावित्रीबाई फुले ने मराठी में ज्योतिबा फुले के लिए खूब लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं। कविता लिखी है बहुत लंबी, सगुड़ा बाई को आऊ करके सम्मानित करके कविताएं लिखी हैं। ज्योतिबा फुले ने अपनी जो कविताओं की भूमिका लिखी है, उन भूमिकाओं में आऊ का, अपनी सगुड़ा बाई का वो किया कि इन्होंने मुझे मानवता और तमाम चीज़ें की शिक्षा दी। मतलब कितना अच्छा रिलेशन है कि सगुड़ा बाई पहले ज्योतिबा फुले को पढ़ा रही है, जब ज्योतिबा पढ़ के आते तो वो सगुड़ा बाई को पढ़ा रहे हैं, फिर साथ साथ मिलके काम करें, मतलब सब साथ साथ सीख रहे हैं और सिखा भी रहे एक दूसरे को। तो ये पूरा एक परिदृश्य इतना सुंदर सा देखने को आ रहा है उनका आपसी रिश्तों का। बेशक पिता का उस समय सहयोग नहीं मिला, बाद में पिताजी भी आ गए थे और उनके साथ ही रहे थे, ऐसा आया है। पर उस समय पिताजी आ गए थे बातों में, और ये आ ही जाता है। एक पीढ़ी का अंतर भी होता है कि आप नहीं समझ सकते। हर व्यक्ति जो समय से आगे सोच रहा है उसको सभी लोग नहीं समझ सकते, मगर जो नहीं समझ रहे हैं वो एकदम बुरे नहीं हैं, ये भी हमें समझना है। और वो जो नहीं समझ रहे हैं वो एकदम ऐसे नहीं है कि आप उनकी तुलना हिटलर से करने लगो। वो जो नहीं समझ रहे हैं वो अपने समय में यथास्थितिवादी ज़रूर हैं, मगर एक गुंजाइश है उनमें समझने की। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम लगातार ऐसा काम करें कि जो नहीं समझ रहे हैं वो कभी न कभी उसको समझें, जो सच है। और जो सावित्रीबाई फुले थी तो वो एकदम रेडिकल थी अपने मिजाज से, और देवी देवताओं का एकदम विरोध, ये जो पूरी तरह से धार्मिक पाखंडों का विरोध,
और वैकल्पिक धार्मिक संकल्पना भी उन्होंने सोची, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने, और एक सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। और इस सत्य शोधक समाज में उनके जो गोद लिए बेटे थे यशवंत, उनकी शादी, उनका जो विवाह हुआ इसी जो ब्राह्मणवादी पद्धति से विपरीत गैर ब्राह्मणवादी पद्धति से विवाह हुआ, जिसमें दहेज का दहेज प्रदान की जो परंपरा थी उसका विरोध हुआ। अब आज के समय में हम देख रहे हैं तो हमें लगता है ये बड़ी छोटी बात है, पर 200 साल पहले ये बहुत बड़ी बात थी। ज्योतिबा फुले ईश्वर को नकार नहीं रहे हैं, वो ईश्वर के बीच जो बिचौलिए हैं वो साफ कह रहे हैं कि ईश्वर के बीच जो बिचौलिए हैं मैं उनको नकार रहा हूँ। अगर ईश्वर के मिलने के लिए मुझे किसी ब्राह्मण बिचौली की ज़रूरत क्यों हो, कोई मुझे क्यों बताएगा। और वो पूरी जो धर्म ग्रंथ है, तमाम जो धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, तर्कों के साथ अपनी जो किताब है गुलामगिरी, उसमें लगातार वो तर्क कर रहे हैं, वो संवाद के रूप में लिखी गई है कि ये तर्क है तो ये क्यों है, ऐसा है तो वैसा क्यों। वो भी एक अलग विषय है, उस पर भी बात होनी चाहिए कभी। तो इतना बड़ा वो सोच रहे थे उस समय। तो एक इनका जो अंग्रेजी के प्रति लगाव था, तो उन्होंने अंग्रेजी मैया करके कविता लिखी, और ब्रिटिश शासन के प्रति भी कविता लिखी। और मुझे याद आ रहा है पेशवाओं का जो अत्याचार था उसके प्रति कविता लिखी, और शूद्रों का जो गुलामी थी उसको लेके कविता लिखी। ऐसे करके इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। उसके अलावा बाल कविताएं लिखी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। और सावित्री बाई फुले दलितों के उद्धार के लिए शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण औजार की तरह वो सम्मान की दृष्टि से देखती थी शिक्षा को, कि शिक्षा ऐसा है कि समाज को बराबरी के उसमें लेके आएगी। आज आप शिक्षा में भी बहुत सारी कमियां देखते हैं, पर उस समय में ऐसा सोचना बहुत प्रगतिशील बात थी। उतना वो मानती थी कि, और उन्हें लग रहा था और सही लग रहा था कि जो अंग्रेजी शासन है इसकी वजह से शिक्षा मिली है, तो इसमें दलितों का और स्त्रियों का कहीं ना कहीं कल्याण है, हुआ भी है। वो उसमें कई चीज़ें हैं उस पूरी राजनीतिक लड़ाई में, पर जो आज़ादी है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं होती। बहुत सारे लोग उस समय लड़ रहे थे, पर वो राजनीतिक गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। मगर सावित्री बाई फुले और उनके पति और उनके तमाम लोग, फातिमा शेख, ये लोग हमारी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक तमाम तरह की जो गुलामियाँ हैं, जो धार्मिक गुलामी है, उन गुलामियों के लिए लड़ रहे थे। धार्मिक गुलामी क्या कि आप इस धर्म में पैदा हुए हैं, अब आपको इसी को मानना पड़ेगा। ये निर्णय लेना कि मैं एक अलग धर्म बनाऊंगा, मैं एक अलग मानूंगा, ये भी तो धार्मिक गुलामी से मुक्ति है। बेशक इसके क्रम में नए धर्म भी आए, उनमें भी कई कमियां बाद में आई, पर ये उस समय के लिए धार्मिक क्रांति थी कि आदमी अपना धर्म चुन रहा था छोड़ के कि नहीं मैं दूसरा धर्म मानूंगा, मैं इस धर्म में जन्मा हूं तो मैं इस धर्म में मर नहीं सकता। तो इतना बड़ा उस समय जो पुनर्जागरण हम सब कहते हैं उसको, इस वजह से बड़ा है क्योंकि उस समय बहुत सारी जो आज़ादी के जो संघर्ष थे वो चल रहे थे। कुछ लोग राष्ट्रवादी तरीके से सोच रहे थे, कुछ लोग समाज को देख रहे थे कि समाज किस तरह से वर्गों और जातियों में विभाजित है, तो उस समाज में आधारभूत बदलाव होने बहुत ज़रूरी हैं, इस तरह से देख रहे थे। तो इतने सारे लोग देखने को आते हैं जो अपने जी जान से लगे थे, जुटे थे, कर रहे थे। और इनके स्कूल का एक कार्यक्रम हुआ बाद में, उस कार्यक्रम का लंबा ब्यौरा है, उसमें कौन कौन लोग आए थे। तो उस कार्यक्रम में मेजर थे, लेफ्टिनेंट थे, कैप्टन थे, उस समय के जो अंग्रेजी शासन में बड़े बड़े अधिकारी थे वो थे, बहुत बड़े बड़े उच्च वर्ग के जो ब्राह्मण थे वो थे, और इनके समाज के जो लोग काम कर रहे थे वो थे। तो इतने सारे लोग कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कर रहे थे, एक समर्थन दे रहे थे, तो एक अच्छा काम चल रहा था। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि आज के समय में एक व्यक्ति अगर कुछ करना चाह रहा है तो आज की जो सत्ता है वो वैसी नहीं है। मतलब पहले का जो समय था उसकी तारीफ इस बात में की जानी चाहिए कि कहीं ना कुछ कानून था, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानवता थी। अंग्रेज़ों की जो उस समय पत्नियां थी अधिकारियों की, वो फ्रांस में, वो अमेरिका में, यूरोप में वो देख रही थी कि वहाँ स्त्री शिक्षा को लेके मानव अधिकारों के लिए आंदोलन हो रहे थे, तो उनकी विचारधारा में उनका प्रभाव था। तो वो भारत में आके इस चीज़ को सहयोग कर रही थी, देख रही थी कि यहाँ भी उनको मतलब वो ये बात कहते थे कि हम लोग इसलिए राज कर रहे हैं कि हम थोड़ा सुधार देंगे इस चीज़ों को, ये बहुत गलत है। और सावित्री बाई फुले शायद उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थी, इसलिए वो एक जगह पे लिखते हैं कि अंग्रेज लोग हम लोगों को शिक्षित करके, हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ा लिखा के फिर आप जाना है,
फिर आप जाना, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इस वर्ग से हैं जो बहुत सालों से गुलामी झेल रहा था। एक वर्ग होता है जो राजनीतिक गुलामी, सत्ता चेंज होती तुरंत झेलता है, और एक वर्ग होता है कि चाहे कितनी भी सत्ता आए वो हमेशा गुलामी महसूस करता है। तो जब उसको बोलने का अवसर मिलता है, चाहे वो सत्ता के सहयोग से मिले, तो वो उसके पक्ष में जाता है। तो आज की शिक्षा व्यवस्था और उस समय की शिक्षा व्यवस्था बहुत कमियां हैं। कहते हैं कि क्लर्क बनाना चाहते थे, ये बात सही है, उनका इंटेंशन बेशक ठीक नहीं था, मगर कई बार क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना, पुरुषों के बारे में कहते हैं कि स्त्रियों को ठीक है वो लेके आएंगे, मगर अब स्त्रियां पता नहीं क्या चाहती हैं कि वो उन्हें उनकी कुर्सी से उठा के खुद बैठना चाहती हैं, वो चाहती क्या है। तो ये होता है एक इंसान जो प्रगतिशील होता है वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कल हमारा शत्रु बन जाएगा, ये हमारे बराबर आके खड़ा हो जाएगा। वो अपना काम करता है और वो उसे पढ़ना या उसका जो होता है उसको मानव अधिकारों के बारे में परिचित कराता है, चाहे उन मानव अधिकारों को लेकर उसकी बाद में खुद लड़ाई हो उससे। मगर आज की जो हमारी सत्ता है वो सबसे पहले यही बता रही है कि मानव अधिकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होता, सिर्फ एक देश होता है, उसमें एक नेता होता है, वो जो बताता है वही होता है। तो आज के समय से तुलना करके मैं उन चीज़ों को देख रही थी तो इस चीज़ को समझ रही थी। एक चीज़ जो मैंने देखी कुछ किताबों में कि सावित्रीबाई फुले का जो वैश्याओं के प्रति जो मुझे दृष्टिकोण लगा वो थोड़ा सा द्वेष वाला लगा। जैसे वो तो कहती हैं कि कुछ आदमी शराब दारूबाज हैं, और भाषण में वो अपना उनका जो भाषण है वो भी दस्तावेज की तरह दर्ज हैं किताबों में, उनके भाषणों पे किताब भी हैं, उद्योग पे उन्होंने बोला है और उद्योग की उन्होंने वकालत की कि उद्योग क्यों ज़रूरी है, और उस समय ज़रूरत भी थी उद्योग की। तो आज का उद्योग उस समय के उद्योग की तुलना नहीं होगी, आज का उद्योग एक अलग है। आज का उद्योग पृथ्वी को नष्ट करने पर तुला है, मानवता को नष्ट करने पर। उस समय का उद्योग एक रचनात्मक था, तो उद्योग का उन्होंने सपोर्ट किया है। आलस के बारे में उन्होंने जो बच्चों के लिए उन्होंने जो अपने भाषण जो दिए हैं वो दर्ज हैं। तो उसमें मुझे नशे को लेकर जो उनका भाषण था तो मुझे लगा कि सावित्रीबाई फुले का थोड़ा सा वैश्या को लेकर द्वेष है, वो थोड़ा सा जैसे ब्राह्मण स्त्रियों के प्रति जैसे प्रेम भाव दर्शा रही हैं वैसा उनके प्रति नहीं है। वो जैसे रंडीबाज इस तरह के शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं, और शिक्षा को ले मतलब उनको वो ऐसे नहीं माने कि ये व्यवस्था की पैदाइश है। मैं द्वेष का मतलब मेरा ये है, उस तरह का नहीं कि कोई ऐसे उन्होंने जिक्र किया है कि जो हमारा समय, जैसे आज हम समझते हैं कि अगर कोई वैश्या भी है तो वो इस व्यवस्था से ही बनी है। अगर जैसे कोई विधवा इस व्यवस्था से बनी है, वैसे कोई वैश्या भी इस व्यवस्था से बनी है। तो अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है और कोई व्यक्ति अगर किसी वैश्या के साथ है, वो दोनों एक बात नहीं है, क्योंकि हम वैश्याओं के भी मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये समय का जो विमर्श है जो इतना चला हुआ आया वो है। रजनी तिलक ने एक जगह लिखा है कि हमारी जो महिला जो आंदोलनकारी जो नेत्रियां हैं जो अगुवाई की है, उन्होंने भी सावित्रीबाई फुले को उस तरीके से याद नहीं किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हाँ इस तरह से है, कोई इस तरह से देखने में नहीं आया काम हुआ है। सावित्रीबाई फुले पर जितना भी अभी तक मैंने जो काम देखा है वो ज़्यादातर दलित वर्ग की तरफ से ही आया, दलित लेखकों की तरफ से आया है, सवर्ण लेखकों की तरह जानबूझ के कहना पड़ रहा है। बाकी ये बात सही है कि लेखक सिर्फ लेखक होता है, सवर्ण दलित नहीं होता, पर जब इंटेंशन ऐसा दिखाई देता है तो ऐसी चीज़ें भी कहनी पड़ती हैं कि काम कोई देखने को नहीं मिला है। 2014 में जब इस तरह की चीज़ें आई, 2017 में जब ये जो गूगल कंपनी थी उसने डूडल बनाया था सावित्रीबाई फुले पर उनके जन्मदिन पर, तो उससे पहले 2014 में जब सावित्रीबाई फुले के नाम पे कोई कुछ चीज़ें ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना कोई स्कूल, ना कोई संस्था, ना कुछ, तो पुणे विश्वविद्यालय ने सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय नाम कर लिया। तो शर्म से कर लिया होगा कि कुछ तो किया जाए। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले ने अपने घर में उनका जो पानी का कुआं था सभी जातियों के लिए खोल दिया। इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि उस समय दलित जो औरतें थीं या जो दलित आदमी थे, बच्चे थे, वो पानी के लिए तरस रहे थे और ब्राह्मण लोग अपने कुएं से उन्हें पानी भरने नहीं देते थे। तो सावित्रीबाई फुले कहीं जानी तो उन्होंने क्या ऐसा दृश्य देखा कि ब्राह्मण औरतें हंस रही हैं, सवर्ण औरतें, और जो दलित औरतें हैं वो कह रही हैं कि एक माई बस पानी दे दो, थोड़ा पानी दे दो, और वो पानी नहीं दे रही। तो फिर वो उन औरतों को अपने घर लेके आए कि आज से मेरा जो हौज है वो आप सब लोगों के लिए खुला, आप इससे पानी लीजिए। तो बहुत सारा वर्ग जो था पानी की जो व्यवस्था नहीं उन्होंने अपने घर से कराई। मतलब उन्हें जब भी कोई ऐसा समस्या देखने को मिलती थी, उन्हें लगता था वो इसका निदान कर सकती थी, तो वो जुट जाती थी उसमें कि उसको करके ही रहेंगी।
ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऐसे सीधे सीधे नहीं होती कि अगर किसी का उस व्यवस्था में शोषण हो रहा है तो किसी और का नहीं कर रहा है। एक ब्राह्मण औरत अपने घर में खुद अपने शोषण की शिकार है, मगर वही औरत अपने पति के साथ मिलके एक दलित औरत का शोषण करती है। एक दलित औरत खुद शोषण का शिकार है, मगर वही औरत अपने से कमज़ोर वर्ग की औरत मिलती है उसका शोषण करती है। तो ये जो कड़ी है इसको समझना है। हर व्यक्ति अपने से नीचे शोषक को देखता है कि किसको वो खा सकता है। इस तरह से हम अपने बच्चों का शोषण करते हैं। अपने से जो निम्न हैसियत वाले लोग हैं, वर्ग से जो नीचे, जो वर्ग की जो लेयर है उसका हम देखते हैं उसका कैसे शोषण किया जाए। अपने अमीर रिश्तेदारों के साथ हमारा अलग बिहेव होता है, अपने गरीब रिश्तेदारों के प्रति हमारा अलग बिहेव होता है। तो जो हमारी जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान में ही ये घुस गई गैर बराबरी। मनोविज्ञान को हमें ट्रेंड करने की ज़रूरत है। हमारे घर में अगर काम करने वाला पानी मांगता है तो हम अलग तरीके से पानी देते हैं, और हमारे घर में कोई सम्मानित व्यक्ति आता है तो हम उसकी अलग व्यवस्था करते हैं। और कई बार तो हमें पानी देने में भी बड़ी दिक्कत लगती है कि ये पानी क्यों मांग दिया है, कि क्यों पानी देना पड़ रहा है इसको। ये दृश्य मैंने खुद देखे हैं। मैं आर्मी एरिया में रह रही थी तो वहाँ पे काम करने वाले पानी मांगने लगे थे तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते थे, ये पानी क्यों मांगते हैं, अरे ठंडा पानी चला जाता है फ्रिज में, फिर बोतल भर के रखनी पड़ती है। तो ये है हमारा जो नेचर है, उस नेचर को हमें इतना उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि उसको हमें फिर से ट्रेंड करने की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत हम तभी समझ पाएंगे जब हम हर प्रकृति में जो हर इंसान या हर जीव रह रहा है हम उसका समझेंगे कि उसका भी हक है। जैसे हमारा हक है वैसे दूसरे का भी हक है, चाहे वो पानी का कुआं हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो कोई अवसर हो, उसमें सबका हक है। इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमको अगर पूरा भोजन मिल गया तो सिर्फ हमें नहीं खाना है, हमें दूसरों को भी देना है। हम अपनी सुविधाओं में अपने उसमें इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, जुड़ गए हैं कि हम दूसरों को देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अंग्रेज सरकार के पास गई सावित्रीबाई फूले, और उन्होंने एक सहायता केंद्र भी खोला। जब उस समय महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ भक्ति में कविताएं लिख रही थी, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी अंग्रेजों के लिए लिबरल थे, उदार थे थोड़े, उन्होंने भी कुछ इस तरह का लिखा है। तो सावित्रीबाई फुले भी उसी समय में थी, उसी शताब्दी में थी। तो वो जहाँ उनकी अंग्रेजी मैया करके अंग्रेजी भाषा को भी कह रही थी, ब्रिटिश सत्ता को भी जहाँ वो अच्छा ले रही थी, वहाँ वो गई भी अकाल पीड़ितों को। जब अंग्रेजों का उन्होंने देखा बिहेव, कुछ उसमें कमियां देखी, तो उन्होंने सहायता के लिए गई। और अपने जो उन्होंने अनाथ आश्रम और अपने जो गृह उनके थे, जो बाल हत्या प्रतिबंधित गृह, इन सब से उन्होंने कलेक्शन करके बहुत सारा अनाज वगैरह उपलब्ध कराया, सहायता की। उसके बाद जो प्लेग की जो महामारी फैली थी, क्या टाइम ज़्यादा हो रहा है? प्लेग की जो महामारी फैली थी उसमें भी सावित्रीबाई फूले खुद मदद करने जाती थी प्लेग की महामारी में। और उनकी जो मृत्यु हुई वो भी इसी तरह हो गई कि उनको प्लेग हो गया और 18 मार्च 1897 में उनकी मृत्यु हो गई प्लेग से। तो अब देखिए पूरा जीवन देखिए। और जब ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई तो सावित्रीबाई फुले के सामने एक सवाल आया कि इनका अंतिम संस्कार कौन करे, क्योंकि जो काशीबाई का पुत्र है वो तो अवैध है, वो तो गोद लिया। तो उस समय का जो समाज था वो इस तरह के सवाल आया, क्या वो अंतिम संस्कार करेगा? तो सावित्रीबाई फुले बोली कि मैं करूँगी अंतिम संस्कार। और उन्होंने अपने पति का उस समय 151 साल पहले अपने पति का अंतिम संस्कार किया। और उनके पति के जो मिशन थे, जो उनके भी मिशन थे, उनमें वो जुड़ी रहीं, लगातार अकाल पीड़ितों की मदद करती रहीं, प्लेग की मदद करती रही। उनका जो गोद लिया वो पुत्र था यशवंत, वो डॉक्टर था, वो भी प्लेग पीड़ितों की मदद करता रहा। तो आप पूरा जीवन देखिए, पूरा जीवन इतना सीखने के लिए, इतने बड़ा जीवन जीने वाले के बारे में हमारी एजुकेशन में, हमारी किताबों में, हमारे पाठ्यक्रम में ना कुछ पढ़ाया जाता है, ना ऐसे कोई प्रयास किए जाते हैं। कहने को ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा औरतों का युग है, औरतों का युग है, पर औरतों का युग सिर्फ बातों में है, हकीकत में औरतों का युग कहीं दिख नहीं रहा है। अगर दिख रहा होता तो हमारे पाठ्यक्रम में कम से कम 1-2 चैप्टर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के बारे में होगा। पढ़ाया जाना सिर्फ ये नहीं होता कि कब मरे, कब पैदा हुए, बस पढ़ा दिया। उनके जीवन की, उनकी आइडियोलॉजी को भी हमें पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसी के आधार पर तो कोई छात्र छात्रा विश्लेषण करेंगे। क्या आपने गूगल किया कि कौन व्यक्ति कब पैदा हुआ, कब मर गया, ये पढ़ाया जाना नहीं है। तो
एक घटना है जो ज्योतिबा फुले के बारे में है कि ज्योतिबा फुले के मित्र, ये पहले बोलनी थी पर मैं लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ कि कोई व्यक्ति कैसे मोटिवेट होता है। तो ज्योतिबा फुले अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए और वो बारात में साथ साथ चल रहे थे। तो एक ब्राह्मण जो आया, उन्होंने उसके साथ कहा कि ये कैसे आ गया, इसको तो टच कर लिया हमने, ये शूद्र कैसे घुसा दिया आपने, बहुत बुरा बिहेव किया। वो शादी से आ गए और बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री बाई फुले को ये वाली बात बताई कि मैं कितना प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। और ये तो इस चीज़ ने, इस घटना ने उन्हें एकदम क्रांतिकारी रुख दे दिया बदलने के लिए। तो एक किसी का कथन है, मुझे याद नहीं आ रहा, द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। तो वो पूरा अपने काम पे उन्होंने फोकस कर लिया कि मैं इस रिवेंज को वैसे नहीं लूँगा कि व्यक्तिगत नहीं लूँगा, इसको मैं बदलाव करके मानूंगा। तो उनका जो रिवेंज था वो बदले का रिवेंज नहीं था, वो बदलाव का रिवेंज था। वो एक बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि वो बदलाव के लिए जुट गए। और उनके दोस्त भी थे, ऐसा नहीं कि उनके दोस्त नहीं थे, वो लगातार काम भी कर रहे थे। वो अपने रास्ते पे चल रहे थे, जो उनके विरोध में होता था वो कट लेता था, और जो सहयोग में होता था साथ आ जाता था, और जो उन्हें लगता था गलत है वो करते थे। अब इतना सब कुछ कोशिश की है मैंने बोलने की, बहुत सारी किताबें जुटाई और बहुत अच्छी किताबें मुझे नहीं मिल पाई। अच्छा, असल में इसलिए नहीं मिल पाई कि जो लोग लिखे वो अच्छे थे, मगर तथ्यों का या काम इतना अभाव है, या जैसे फेलोशिप वगैरह मिलती है वो जुटाई। जैसे रजा फाउंडेशन है, अभी उन्होंने राहुल जीवनी पे उन्होंने जुटाया है। उस तरह से इसका शुरुआत करनी चाहिए हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय को या हमारे जो निजी संस्थाएं हैं कि वो इस तरह की फेलोशिप प्रोवाइड करें कि इन पे काम हो। हमारे साहित्यकारों को, हम लोगों को, मैं अपने से भी ये बात कह रही हूँ कि इस तरह की योजनाएं, इस तरह की थोड़ा धन प्रोवाइड हो कि एक अच्छा काम फातिमा शेख, सावित्री बाई फुले पर हमारी पूरी जो महिला जो शिक्षिकाएँ हैं उन पे आए। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप 151 साल पहले किसी चीज़ की शुरुआत करते हो और आपको उसका सम्मान भी नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको कोई का परिचय, आपको फातिमा शेख का परिचय आपको गूगल कंपनी करा रही है, तो ये इतनी शर्म की भी बात है। और एक और सावित्री बाई फुले के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पति से डरती थी। ये वाली बात, बहुत सारी बातें होती हैं जो चलती रहती हैं, तो पति से डरने वाली बात है। तो क्या हुआ था कि सावित्री बाई फुले की शादी में गई, उनकी एक फ्रेंड थी सरस्वती बाई के साथ शादी में। तो वो लेट हो गई, तो उन्हें वो बोली कि अरे घर जाएंगे, वो डांट लगाएंगे, ऐसा करो। सरस्वती बाई से कहा तुम चलो हमारे साथ में, छोड़ दो। तो बोले अरे हमारे पति भी डांटेंगे। बोले अरे तुम अपने पति से इतना डरती हो कि कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। तो ये गई, तो वो कुछ पढ़ रहे होंगे ज्योतिबा फुले, और उन्होंने लालटेन से, और उन्होंने कहा कि क्या शादी में गई हो इतने। शायद उनका विरोध के पीछे ये वाला मत हुआ क्योंकि वो शादी वगैरह के विवाह के ब्राह्मणवादी पद्धति के विरोध में थे। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह का रुख किया कि अब इतनी देर से आई हो ये वो। उन्होंने कहा लालटेन लेके आ जाओ। तो वो थोड़ा सा आए नहीं, और थोड़ी देर बाद निकले, देखा तो उनकी सहेली थी। तो जैसे उन्होंने उनकी सहेली को देखा तो वो सकपका गए और बोले नहीं हाँ सब ठीक है, नॉर्मल हो गए। तो फिर सावित्री बाई फुले ने कहा कि आप ना इनको घर छोड़ के आओ। फिर वो उनको घर छोड़ने गए, उनकी पत्नी को। तो ये छोटी सी घटना थी। ये घटना का जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप दो लोग रहते हो तो थोड़ा बहुत वो चीज़ें चलती हैं। एक ऐसी परंपरा में जहाँ औरत अपने आप को पति की सेवा के लिए नियुक्त समझ रही है कि चाहे पति कैसा उसकी सेवा ही करनी है, वहाँ थोड़ी चीज़ें होती हैं। और इस चीज़ को भी उस समय के साथ ही देखा जाना चाहिए। असल में वो डर नहीं रही थी, वो पति पत्नी का संबंध जो हमारा घनिष्ठ संबंध होता है उसमें थोड़ी बहुत झगड़े, लड़ाइयाँ, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ ऐसा नहीं कि जैसे किताबों में लिखा है बस उसी के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। एक बड़े परिदृश्य में जाके हम दो मनुष्यों का कैसा संबंध हो सकता है, कैसा मनोविज्ञान हो सकता है, और उन्होंने क्या क्या किए, उन चीज़ों को समझते हुए हम दो महान व्यक्तित्वों को समझ सकते हैं, फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले। बहुत बहुत धन्यवाद।